राम राम दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की जो आपकी 2024 वाली भर्ती है उसके बारे में यहां पर हम डिटेल जानकारी आपको दे रहे होंगे। यहां पर सिलेबस के बारे में बात करेंगे, एज के बारे में बात करेंगे, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, इसका एग्जाम प्रोसेस क्या रहता है, इसकी कट ऑफ कितनी जाती है, फिजिकल में इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, उन सारी चीजों के बारे में हम यहां पर बात कर रहे होंगे। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हो तो आपके पास ये संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जो भी तैयारी करने से पहले आपके जितने भी डाउट होते हैं वो सारे के सारे डाउट इस वीडियो में आज आपके समाप्त होने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना, उसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। पूरी की पूरी जानकारी, कट ऑफ तक की जानकारी है मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि सर जी इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाती है, तो अगर आप कांस्टेबल की बात करें, आरपीएफ कांस्टेबल की अगर हम यहां पर बात करें आरपीएफ कांस्टेबल की, तो उसके लिए अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आप आरपीएफ एसआई की अगर बात करें तो आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तभी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, एज। तो एज 18 से 25 साल मांगी जाती है और ये 18 से 25 साल होती है जनरल कैटेगरी के लिए। आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें तो, आरपीएफ एसआई में बात करें तो एज मांगी जाती है 20 से 25 साल। ये भी आपकी जनरल कैटेगरी के लिए होती है, ये आप सभी जानते हो। इसके अलावा जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 3 साल की छूट दी जाती है और जो आपके एससी और एसटी के स्टूडेंट हैं उनको 5 साल की छूट दी जाती है। ये दोनों के लिए है। लेकिन दोस्तों ये वैकेंसी काफी समय के बाद आ रही है, तो हो सकता है इस बार आपको एक्स्ट्रा छूट भी दी जाए, लेकिन अभी इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। जब ये वैकेंसी आएगी तभी आपको पता चल पाएगा कि एक्स्ट्रा छूट दी जा रही है या नहीं दी जा रही। अगर नहीं दी जाएगी तो इतने एज से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। ये जर्नल के लिए है, ओबीसी वाले 3 साल और ऐड कर लेना, एससी एसटी वाले अपने 5 साल और ऐड कर लेना, और वहां पर एसआई के लिए है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा दिमाग में आता है हाइट, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले और लास्ट तक स्टूडेंट के ही दिमाग में रहता है क्या मेरी हाइट हो पाएगी, क्या मेरी चेस्ट हो पाएगी। तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। सबसे पहले अगर हम यहां पे बात करें मेल के लिए, यानी लड़कों के लिए अगर हम यहां पर बात करें तो 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। जो सबसे कम हाइट मांगी जाती है वो आपका आरपीएफ में ही होता है। ठीक है, अगर किसी भी पुलिस की बात करें तो आरपीएफ में सबसे कम मांगी जाती है और उसमें कितनी है, 165 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है और आप जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। 160 सेंटीमीटर मांगी जाती है अगर आप एससी और एसटी के स्टूडेंट हो तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। अगर मैं लड़कियों की बात करूं, अगर हम यहां पर फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए जो हाइट मांगी जाती है वो है 157 सेंटीमीटर, लेकिन ये किसके लिए है, जनरल और ओबीसी के लिए ये मांगी जाती है। ठीक है, और इसके अलावा 152 सेंटीमीटर है, ये हो गया आपका एससी और एसटी के लिए, ये वाली एज मांगी जाती है। पिछली बार जब वैकेंसी आई थी तो उस समय ईडब्ल्यूएस नहीं था, लेकिन ईडब्ल्यूएस है लगभग इसी के बराबर रहता है, तो ईडब्ल्यूएस की भी आप इतनी ही मान के चलना। ठीक है, ये मेल के लिए हो गया, ये फीमेल के लिए हो गया। इसके अलावा मेल के लिए चेस्ट की जरूरत होती है, वो है आपकी 80 से 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। इसका मतलब है कि बिना फुलाव के 80 सेंटीमीटर और फुला के 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ये किसके लिए है भाई, ये है जनरल और ओबीसी और साथ में ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट के लिए, ये मान के चलो। उसके अलावा जो आपके एससी एसटी वाले स्टूडेंट बच गए उनके लिए जो चेस्ट होती है वो होती है 76.2 सेंटीमीटर से लेकर 81.2 सेंटीमीटर होती है चेस्ट। यहां पर 5 सेंटीमीटर का क्या मांगा जाता है, फुलाव मांगा जाता है, चेस्ट में फुलाव मांगा जाता है। इससे कम है तो भी नहीं चलेगा, तो इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बात पहले ही मैं आपकी क्लियर कर देता हूं, चाहे आप आरपीएफ कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरना, कांस्टेबल के लिए तैयारी करना, चाहे आप एसआई के लिए तैयारी करना, अगर दोनों के लिए तैयारी करना चाहते हो और साथ में आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपका फिजिकल बहुत अच्छा होना चाहिए। यहां पर तो एक नॉर्मल है और हाइट तो जो नॉर्मल मांगी जाती है उससे भी कम है,
लेकिन मैं आपको आगे फिजिकल बताने वाला हूं, वो बहुत अच्छा मांगा जाता है, उसके बारे में हम यहां पर बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कांस्टेबल की अगर बात करें फिजिकल में, तो अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको 1600 मीटर रेस करनी होगी। कितनी रेस करनी होगी? 1600 मीटर रेस करनी होगी। 5 मिनट और 45 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा। मैं यहां पर सबसे पहले मेल की बात कर रहा हूं, लड़कों के लिए हम यहां पर बात कर रहे हैं, लड़कों के लिए यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1600 मीटर रेस होगी, 5 मिनट 45 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा, 5:45 का समय दिया जाएगा। लेकिन अगर आप आरपीएफ एसआई का फॉर्म भरते हो तो उसके लिए 6.5 मिनट का समय है, वो आपको यहां पर दिया जाएगा। 1600 मीटर ही रेस होने वाली है। उसके बाद लॉन्ग जंप की बात करें तो वो 14 फीट का होने वाला है कांस्टेबल के लिए। लेकिन यही एसआई की बात करें तो 12 फीट का क्या होने वाला है? आपका लॉन्ग जंप होने वाला है। अगर हम यहां पर हाई जंप की बात करें, ऊंची कूद की अगर हम यहां पर बात करें तो 4 फीट आपकी क्या होने वाली है? ऊंची कूद होने वाली है। और यहां पर बात करें तो 3-9 फीट है, वो यहां पर ऊंची कूद होने वाली है एसआई वालों के लिए। तो भाई ये आसान नहीं है, जो मेहनत करता है वो स्टूडेंट करते भी है, इसलिए सिलेक्शन भी होता है और इसी के लिए ये क्राइटेरिया भी रखा गया है, ठीक है। तो मैंने बोला कि पेपर के साथ साथ आपको फिजिकल में भी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप आरपीएफ के लिए तैयारी कर रहे हो तो। उसके बाद अगर मैं लड़कियों की बात करूं, फीमेल की अगर हम यहां पर बात करें, फीमेल की लड़कियों की अगर हम यहां पर बात करें तो उसके लिए 800 मीटर की आपको रेस करनी पड़ेगी और इसके लिए 3:40 का आपको समय दिया जाएगा। 3 मिनट 40 सेकंड का है आपको समय दिया जाएगा। यह किसके लिए है? ये आरपीएफ कांस्टेबल के लिए है। एसआई की बात करें तो यहां पर आपको 4 मिनट का समय दिया जाएगा 800 मीटर को पास करने के लिए। लॉन्ग जंप की बात करें तो 9 फीट का आपका लॉन्ग जंप होने वाला है और यहां पर भी 9 फीट का लॉन्ग जंप होगा। यहां पर अगर हम हाई जंप की बात करें तो 3 फीट होने वाला है, यहां पर भी 3 फीट होने वाला है। यह लड़कियों के लिए रहने वाला है। क्या होने वाला है? लड़कियों के लिए होने वाला है। अब मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम प्रोसेस बता देता हूं। सबसे पहले क्या होगा? आपका सीबीटी होगा, यानी कि ऑनलाइन पेपर होने वाला है। सबसे पहले क्या होगा? आपका ऑनलाइन पेपर होगा। उसके बाद क्या आएगी? कट ऑफ आएगी और कट ऑफ आने के बाद आपका पीईटी पीएमटी होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, यानी कि जो अपना हाइट वाला है वो होगा और रेस वगैरह वाला ये होगा। मैंने जो दोनों बताए हैं ना, ये होने वाले हैं। उसके बाद आता है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स हो गया, मेडिकल हो गया और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। ये एक प्रोसेस रहता है। ये मैंने सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता दिया है। अब मेन बात कर लेते हैं पेपर की, क्योंकि सबसे पहले जो स्टूडेंट पेपर पास करेंगे उन्हीं का फिजिकल, मेडिकल और सिलेक्शन होगा। तो पेपर की हम यहां पर बात करें तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं, ज्यादा सब्जेक्ट नहीं। जिसको इंग्लिश से प्रॉब्लम है यहां पर इंग्लिश देखने के लिए नहीं मिलेगी, जिसको हिंदी से प्रॉब्लम है यहां पर हिंदी देखने के लिए नहीं मिलेगी और कंप्यूटर भी कुछ भी नहीं आता। सिर्फ 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले है मैथ सब्जेक्ट और इसके आपको 35 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं मैथ सब्जेक्ट के, 35 क्वेश्चंस। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग से भी 35 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। और उसके बाद जीके जीएस की अगर हम यहां पर बात करें तो आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल यहां पर कितने बन गए? 35, 35, 70 और 50, 120 क्वेश्चंस आपके आ रहे होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है तो इसका मतलब क्या हो गया? 120 नंबर का ही आपका पेपर होने वाला है। सबसे पहली चीज नोट कर लो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 120 क्वेश्चंस आपके पेपर में आने हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इन 120 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको मात्र 90 मिनट का समय दिया जाएगा। जो पेपर को करने के लिए जो समय दिया जाता है ना, वो होता है आपका 90 मिनट का, या बोल सकते हो 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। इसी के साथ साथ 1/3 की क्या होती है दोस्तों? नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 की। अगर आपने 3 क्वेश्चंस गलत किए तो एक जो सही किया होगा वो भी आपका गलत हो जाएगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए मिलती है। यहां पर मैं एक और चीज आपको बता देता हूं
कि अगर आप ये 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे कर लेते हो, क्योंकि देखिए इसमें आप पूरा स्कोर नहीं कर सकते, या बोल सकते हो कि इसमें मैक्सिमम स्कोर आप नहीं कर सकते कि जो टोटल है उसके आसपास, लेकिन इसमें आप कर सकते हो अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत करते हो। तो ये 2 सब्जेक्ट हैं, आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। इसको भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहां से 50 क्वेश्चंस आते हैं, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। तो ये मैंने आपको सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे दी है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ कितनी जाती है, ताकि आपको ये पता चल जाएगी कि लगभग आपको कितनी तैयारी करने की आवश्यकता है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए वैसे तो अलग जोन में अलग अलग तरीके से कट ऑफ जाती है, लेकिन मैं एक मिनिमम आपको कट ऑफ बता देता हूं कि इससे कम में सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, मैं यहां पर मिनिमम बता देता हूं, कम से कम कट ऑफ बता देता हूं कि इससे नीचे नंबर आएंगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को ध्यान रख लेना। एक चीज यहां पर ऐड कर लेना, ये जो कट ऑफ बताने वाला हूं ये रियल नंबर नहीं है, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद के नंबर है। आप सभी जानते हो कि भाई अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है, बहुत काफी समय पेपर भी चलता है। तो जो नॉर्मलाइजेशन होता है, किसी स्टूडेंट के कम इंक्रीज होते हैं, किसी के ज्यादा इंक्रीज होते हैं, वो आपके शिफ्ट के ऊपर, आपके पेपर के लेवल के ऊपर और बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो मैं यहां पर बता रहा हूं ये सबसे कम कट ऑफ है पिछली बार जो गई थी। अगर यहां पर सबसे पहले हम आरपीएफ एसआई के लिए बात करें, आरपीएफ एसआई के लिए जो सबसे कम कट ऑफ रही थी मेल के लिए यानी लड़कों के लिए हम यहां पर बात करें तो ये थी जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ 94, ठीक है, 94.59 कट ऑफ गई थी। उसके बाद अगर हम यहां पर ओबीसी की बात करें तो 95.53 गई थी। अगर हम यहां पर एससी की बात करें तो 88.23 गई थी। और अगर हम यहां पर एसटी की बात करें तो 85.59 कट ऑफ गई थी। आप सभी जानते हो उस समय ईडब्ल्यूएस नहीं था, तो आपको अभी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ के बारे में नहीं पता चल पाएगा, लेकिन ये लगभग ओबीसी और जनरल के बीच में ही कट ऑफ रहती है। अगर आप इससे बिलोंग करते हो तो लगभग आपका मिनिमम टारगेट ये होना चाहिए। ये पेपर में आए हुए नंबर हैं, समझ लो मिनिमम जिसमें सिलेक्शन हुआ है। ओके, उसके बाद आरपीएफ एसआई के लिए अगर मैं फीमेल की बात करूं तो 79.38 है, ये कट ऑफ गई थी। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। ओबीसी के लिए 77.77 गई थी, ये आपके लिए ओबीसी कैटेगरी की हो जाएगी। और इसके बाद एससी कैटेगरी के लिए 74.36 कट ऑफ गई थी। और यहां पर एसटी की बात करें तो 60.44 कट ऑफ गई थी। ये आपकी एसटी कैटेगरी के लिए है, फीमेल की एसआई की कट ऑफ है। अब मैं कांस्टेबल की बात कर लेता हूं। तो कांस्टेबल की अगर हम यहां पर बात करें, आरपीएफ कांस्टेबल की, वीडियो को ध्यान से देखना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले कांस्टेबल में मेल की हम यहां पर बात कर लेते हैं। मेल की, मेल में अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 89.42 कट ऑफ गई थी। ओबीसी के लिए मेल की जो कट ऑफ गई थी वो थी 89.26। अगर एससी की बात करें तो 82.26 और एसटी की बात करें तो 78.68 कट ऑफ गई थी। अगर ऐसे ही हम यहां पर फीमेल के बारे में बात करें तो फीमेल की कट ऑफ आप यहां पर देख सकते हो। ये जनरल कैटेगरी के लिए है, ये ओबीसी कैटेगरी के लिए है, ये एससी कैटेगरी के लिए है और ये एसटी कैटेगरी के लिए है। ईडब्ल्यूएस वाले अपने यहां से इन दोनों के बीच में लगभग आपकी कट ऑफ जाती है, तो ईडब्ल्यूएस वाले भी यहां से अपना टारगेट फिक्स कर सकते हो। लेकिन पहले बता देता हूं मिनिमम, जिनको नहीं पता मिनिमम का मतलब क्या होता है कि कम से कम कट ऑफ इतनी गई थी, इतनी। इससे नीचे अगर आपका नंबर आता है या इससे नीचे अगर आपका टारगेट होता है तो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि पिछली बार काफी ज्यादा संख्या में वैकेंसी आई थी। इस बार ये नहीं पता अभी तक कंफर्म कि कितनी वैकेंसी आएंगी। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन ही आप पता कर पाओगे। वैसे तो आप सभी जानते हो कि मार्केट में बहुत कुछ फैल रहा है कि इतनी वैकेंसी है, इतनी वैकेंसी, इतनी वैकेंसी है, कोई कंफर्म नहीं है। जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, कोई रियल नहीं है। इस बात को मान के चलना। लेकिन आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट करोगे तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। मैं आपको यहां पर बता देता हूं, चाहिए आप आरपीएफ कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हो, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आप तैयारी कर रहे हो, आरपीएफ एसआई के लिए आप तैयारी कर रहे हो, या रेलवे के कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। रेलवे में बहुत सारे एग्जाम्स आते रहते हैं, यह बात आप सभी जानते हो।
तो इसी चैनल पे अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो इसी चैनल पे मैथ आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा का पूरा मैथ पढ़ाया जाएगा। धीरे धीरे हम स्टार्ट कर चुके हैं और जैसे ही आपकी वैकेंसी आती है ज्यादा से ज्यादा क्लासेज आपको मिलेगी, पूरा सिलेबस सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री, कोई भी पेमेंट आपको नहीं करनी। बेहतर से बेहतर कंटेंट जो आपके रेलवे के सभी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो आपको यहां पर करवाए जाएंगे, ये बात आप याद रख लेना। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, मैथ की तैयारी करना चाहते हो, कुछ क्लासेस अवेलेबल भी हैं और बाकी क्लासेस आपके लिए आती भी रहेंगी। तो जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली सभी क्लासेस की अपडेट आपको मिले। देखिए सब्सक्राइब करोगे, जो नीचे लाल कलर का बटन है उस पर दबाओगे, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आ पाएगी। कोई भी आपका डाउट रहता है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं सभी के कमेंट्स का जवाब देने वाला हूं। साथ में आपके जितने भी भाई बहन दोस्त साथी मित्र हैं सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। जो भी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी करना चाहते हैं, स्पेशली मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको बता देना इस चैनल पे आके आप पढ़ सकते हो। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।